नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। अगर ये सवाल आप बता पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बता पाते हैं तो आपके लिए फिर ये क्लास लेना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, नॉर्मल सवाल है। मान लीजिए कि कोई रमेश नाम का लड़का है और वो अपने घर से अपने विद्यालय जाता है, और सुबह सुबह जब वो विद्यालय जाता है तो वो लेट हो रहा होता है, इस कारण से स्पीड से जाता है, और वो मान लो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। और जब वो वापस विद्यालय से घर आता है तो वो धीमे धीमे पानी पतासी खाते हुए घर आता है, घूमते घूमते घर आता है, और उस टाइम वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर मैं पूछूं कि घर से विद्यालय जाने और विद्यालय से घर आने में उसकी औसत चाल क्या है, और अगर आप बताइए इसका उत्तर है अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है अथवा नहीं है। आपको केवल इतना बताना है कि इसकी औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अथवा नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसकी चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं होगी, ये गलत है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए क्लास के साथ में, थोड़ी देर बाद में ये लेवल भी आ जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं लेवल नंबर 5 से, तो लिखेंगे लेवल नंबर 5। अब लेवल नंबर 5 पढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? वैसे मैं बहुत ज्यादा कहानियां सुनाता हूँ क्लास में, लेकिन हर कहानी का मतलब होता है और वही कहानियां आपको याद रहती है। इसी कारण से ना तो कोई सूत्र याद रखने का झंझट है, ना कोई कैलकुलेशन करने की झंझट रहती है। बस सवाल को देखो और समझो, उसके बाद में आंसर दे दो। तो चलते हैं छत के ऊपर। मान लीजिए आपके घर की छत है और इस छत के ऊपर कुछ छोटी छोटी टंकियां रखी हुई है। शहरों में प्राय ऐसा होता है कि एक घर के ऊपर खूब सारी टंकियां, पानी की टंकियां रखी जाती है। अब ये 3 टंकियां रखी हुई है, इनमें अलग अलग पानी है क्योंकि अलग अलग फ्लैट में इनका कनेक्शन होता है। आपने क्या किया कि इन तीनों टंकियों को आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में इनमें बराबर बराबर पानी हो जाएगा सब में। मान लीजिए पहले इसमें 70 लीटर पानी था, इसमें 80 लीटर पानी था और इसमें 90 लीटर पानी था। आपने तीनों को जोड़ दिया तो तीनों में बराबर बराबर पानी हो जाएगा, 80-80 लीटर। उसके बाद में गर्मियों का मौसम आ गया और ये जो पानी है वो आपके लिए कम पड़ने लग गया, मतलब ये पानी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप एक टंकी और लाके लगाएंगे। आपने क्या किया कि एक टंकी और लाए और उस टंकी को भी इसमें जोड़ दिया, लेकिन आप खाली टंकी नहीं लेके आए। आप ये जो टंकी लेके आए इसमें पहले से 80 लीटर पानी था। ये जो टंकी लेके आए इसमें 80 लीटर पानी था और उस 80 लीटर पानी वाली टंकी को इनसे जोड़ दिया। तो बताओ इनके जल स्तर में कोई परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा? तो मेरा उत्तर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 70, 80, 90 जैसे ही आपने जोड़ा तो सब में बराबर बराबर पानी हो जाएगा। कितना कितना? इनके औसत के बराबर है। तो 70, 80 और 90 का औसत कितना? 80। तो प्रत्येक में जो जल स्तर होगा वो 80 लीटर के बराबर होगा, और यही होगा क्या? औसत। औसत हो गया 80 लीटर। आपने जो टंकी जोड़ी है उसमें भी कितना पानी है? 80 लीटर। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो इनमें भी 80 लीटर और इसमें भी 80 लीटर, तो ना तो पानी इस साइड में बहेगा और ना ही पानी इस साइड में बहेगा। तो जितना पानी पहले था सब में उतना ही पानी अब है सब में। तो इन तीनों में भी 80-80 लीटर, इसमें भी 80। तो मैं पूछूं कि इनका नया जो औसत है वो कितना होगा? तो वो भी कितना होगा? 80 ही होगा। तो आपने एक चीज सीखी कि अगर औसत के बराबर मान की कोई नई राशि शामिल कर ली जाए
तो नए औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया औसत उतना ही रह जाता है जितना पहले था। अब आपने ये कंडीशन लगा दी, थोड़े दिन बाद में मान लीजिए बरसात का मौसम आया और उसके बाद में सर्दियां आ गई, तो कूलर वगैरह चलाना बंद कर दिया। अब ये जो टंकी है, अब ये आपके कोई काम की नहीं है। तो एक दिन आप चुपके से छत पे गए और आपने क्या किया, यहाँ वाले वॉल को बंद किया और इसका कनेक्शन है हटा दिया और इस टंकी को अपने सिर पे रख के और बेच के आ गए कबाड़ी वाले को। तो बताओ, यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ था और आपने इसी पानी भरी हुई टंकी को हटा दिया, और मान लीजिए इन सब में उस टाइम 50-50 लीटर पानी था, तो इसमें भी कंफर्म 50 ही था क्योंकि चारों जुड़ी हुई थी। तो औसत भी कितना था, 50 लीटर। आपने जब इसको हटाया, क्योंकि वाल बंद कर दिया उसके बाद में हटाया, अगर वाल खुला छोड़ दोगे और हटा दोगे तब तो पानी खाली हो जाएगा, लेकिन आपने वाल बंद कर दिया उसके बाद में इसको हटा दिया। तो जैसे ही हटाया, तो बताओ इनके जल स्तर में कोई परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वाल बंद कर दिया और उसके बाद में जितना पानी इनमें है प्रत्येक में उतना ही पानी इसमें था, और जैसे ही हटाया तो इनके पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने एक चीज ये भी सीख ली कि औसत के बराबर मान वाली किसी एक राशि को हटा दिया जाए तो जो शेष रहती है राशियां, उनके औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के लेवल में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। तो लिखेंगे एक नोट, यदि औसत मान के बराबर, यदि औसत मान के बराबर मान वाली किसी राशि को शामिल किया जाए अथवा हटा दिया जाए, शामिल किया जाए अथवा हटा दिया जाए, तो नए औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नए औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो राशि हटा रहे हैं या जो जो राशि जोड़ रहे हैं, उसका मान औसत के बराबर ही होना चाहिए। तो देखेंगे एक सवाल, 10 राशियों का औसत 57 है। यदि एक नई राशि 57 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? दस राशियों का औसत 57 है। यदि एक नई राशि 57 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? बताइए क्या होगा? यही रहेगा, कितना? 57। ये तो हो गया सीधे तरीके से, क्योंकि औसत कितना है? 57, और 57 के बराबर मान की कोई राशि 57 को जोड़ो अथवा हटा दो, तो नया जो औसत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो औसत कितना रह जाएगा? 57। अब कैसे रहेगा? तो हम समझते हैं इसको बेसिक तरीके से। आपको एग्जाम में बेसिक तरीका काम में नहीं लेना है, केवल समझना है। देखो, 10 राशियों का औसत है 57, तो औसत को हम क्या लिख सकते हैं? औसत की जगह क्या लिखना है? प्रत्येक का मान। जहां पे भी औसत आ जाए वहां पे आपको क्या लिखना है? प्रत्येक का मान। तो 10 राशियां हैं, उनमें प्रत्येक का मान कितना है? 57।
तो 10 राशियों का कुल मान कितना हो जाएगा? तो 57 गुणा 10, 570। अब एक राशि और जोड़ दी तो कितनी होगी? 11 राशि। और 11 राशि का जो योग है या कुल मान है वो कितना हो जाएगा? 570 प्लस 57 कितने हो गए? 627। अब देखें, आपको ज्ञात करना है औसत। कौन सा वाला? नया वाला औसत। तो नया औसत क्या हो जाएगा? राशियों का नया वाला योग बट्टे राशियों की नई संख्या कितनी? 11। 11 का भाग देखो 57 बार जाएगा, 11 पंजे 55, बचेगा कितना? 7। फिर कितनी बार जाएगा? 11 7 77। तो कितनी बार चला गया? 57 बार। तो नया औसत भी क्या रहा? 57। तो कोई भी परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये हुआ बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से भी आपने देख लिया कि औसत वही है जो पहले था। एक सवाल और लिखेंगे, 25 राशियों का औसत, 25 राशियों का औसत 127.29 है। 25 राशियों का औसत 127.29 है। यदि एक राशि 127.29 को हटा दिया जाए, तो शेष राशियों का औसत क्या होगा? तो शेष राशियों का औसत क्या होगा? तो आपने एक राशि को हटा दिया, हटा 57 की गठा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने औसत के बराबर मान वाली राशि को हटाया है। तो औसत पहले कितना था? 127.29, और इसके बराबर मान की राशि को बिल्कुल हटा देते हैं तो औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको जरा बेसिक से सोल्व करके देखेंगे। तो देखो ऐसे हो जाएगा, 25 राशियों का औसत 127.9 है, तो योग हो जाएगा 127.29 गुणा 25। इसको गुणा मैं नहीं करूंगा, आप कर लेना। एक राशि को गठा दिया, हटा दिया बिल्कुल, तो शेष कितना बचेगा? 127.29 गुणा 25 माइनस 127.29। अब मैं स्मार्ट तरीके से देखो इसमें कॉमन लेता हूं, 127.29 तो बचा यहाँ पे कितना? 25 माइनस कितना बचा? पूरे में से पूरा कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है। 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24। तो 127.29 गुणा कितना बचा? 24 में इसको गुणा अब भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब ज्ञात करना है नया औसत। अब देखें औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग। कितना? 127.29 गुणा 24 बट्टे राशियों की संख्या। पहले कितनी राशियां थी? 25। एक को हटा दिया, बची कितनी? 24। अब इस 24 से ये 24 कट जाएगा तो गुणा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। औसत वही रहेगा, कितना? 127.29। इस कारण से मैंने गुणा नहीं किया था। आपको भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। और ये जो सवाल होते हैं इनमें आपको डायरेक्ट ही आंसर निकालने होते हैं, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याएं लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लेवल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखना है कि औसत के बराबर मान की राशि को शामिल करें अथवा औसत के बराबर मान वाली राशि को हटा दें, टर्मिनेट कर दें, तो जो शेष राशियां रहती है उनके औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं लेवल नंबर 6, औसत चाल। और जो मैंने शुरुआत में आपको सवाल बताया था
उसका आंसर अब आप जान पाओगे कि क्यों उसका औसत 10 नहीं था। तो लिखेंगे लेवल नंबर 6 औसत चाल, और इसके लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में औसत चाल से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है। लेवल नंबर 6 इसमें लिखेंगे औसत चाल। एवरेज स्पीड, देखो औसत चाल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान रखना। औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले तो हमें चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। जब आपको ज्ञात करना हो औसत चाल, तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो औसत जब भी ज्ञात करते हैं तो राशियों का योग, मतलब कुल दूरियों का योग, अर्थात दूरियों का योग, या कुल दूरी लिख दूं, बट्टे समय। तो समय भी कितना, टोटल समय जोड़ के लिखना है, तो बट्टे में कुल समय। औसत चाल के लिए सूत्र बन गया कुल दूरी बट्टा कुल समय, और यही आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक तरीके से इसको समझेंगे। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय आप सब जानते हैं। औसत चाल निकालना हो तो कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो। दूरी में भाग तो समय का ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुल दूरी में कुल समय का भाग लगेगा। अब यही आपके लिए सूत्र होगा, किसके लिए? औसत चाल के लिए। अब वो सवाल वापस लिखता हूं। कोई लड़का था रमेश, वह अपने घर से, आप भी नोट कर लीजिए, रमेश अपने घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या रफ्तार से जाता है, तथा वापस वापिस विद्यालय से घर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो रमेश की औसत चाल ज्ञात करें। ऑप्शन ए में मिलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गलत होता है। ऑप्शन बी में 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी में 12.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी में 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन है आपके पास में। अब देखो इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, और यही सूत्र आपको काम में लेना है। अब आप एक कंडीशन मान लीजिए कि रमेश अपने घर से विद्यालय जा रहा है, तो ये तो मान लो उसका घर है, और ये उसका विद्यालय है। अब जब सुबह वो विद्यालय में जाता है तो मेरी तरह वो लेट हो जाता है, इस कारण से वो जल्दी जल्दी जाता है ताकि समय पे विद्यालय में पहुंच जाए, नहीं तो उसको विद्यालय में जाते ही मुर्गा बना दिया जाएगा। तो इस कारण से वो अपने पूरी ताकत से चलता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो विद्यालय में चला जाता है।
अब जैसे ही शाम को छुट्टी होती है तो वो धीरे धीरे लौटते हुए, इधर उधर से गप्पे मारते हुए और पानी पताशी वगैरह खाते हुए फिर घर लौटता है। तो धीरे धीरे चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस घर आता है। तो विद्यालय से घर आने में और घर से विद्यालय जाने में दोनों चाल अलग अलग है। आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने सूत्र आपको लिखा रखा है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ पे दूरी आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो क्या करें फिर? तो कुछ मान लेते हैं। कितना माने? उतना ही मान लो जितना घर से विद्यालय है। तो घर से विद्यालय कितना दूर है? जितना विद्यालय से घर दूर है। तो आखिर ये दोनों आपस में कितनी दूर है? तो बराबर दूर है। तो कितना माने? कितना ही मान लो, चाहे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो ऐसी दूरी मान लो कि उसमें 12 का भी भाग चला जाए और 8 का भी भाग चला जाए। तो 12 और 8 का लघुत्तम होता है 24। तो हम विद्यालय और घर के बीच की दूरी मान लेते हैं 24 किलोमीटर। तो मान लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर की दूरी है। अब देखना, औसत चाल बराबर है कुल दूरी। तो पहले वो घर से गया कहां पे? विद्यालय में। कितना चल लिया? 24 किलोमीटर। तो लिख लिया 24। फिर विद्यालय से वापिस आया कहां पे? घर पे। तो कितना और चल लिया? 24। तो 24 और 24 कितने हो गए? 48। तो 24 जाते वक्त और 24 आते वक्त, ये तो हो गई कुल दूरी। अब बट्टे कुल समय। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी भाग चाल। ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल तो आप याद रख लेना। समय बराबर दूरी भाग चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी जाते वक्त? 24। चाल कितनी? 12। 24 में 12 का भाग कितनी बार? 2 बार। जनरली समझो यार कि 12 की रफ्तार से जा रहा है, 24 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का। तो जाते वक्त कितना समय? 2 घंटे। अब वापिस भी तो आएगा, तो वापिस आते वक्त कितना समय लगेगा? तो चलना तो कितना है? 24 किलोमीटर। 8 की रफ्तार से चल रहा है, तो 8 दिए 24, इसका मतलब 3 घंटे आते वक्त लगेगा। 24 और 24 कितना हुआ? 48। 2 और 3 कितना हुआ? 5। 48 में 5 का भाग दिया तो 48 का दुगुना 96, उसके लगा दो पॉइंट, तो आ गया 9.6। अब ये चाल है, इस कारण से किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो उत्तर कौन सा आ गया? ऑप्शन बी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो 12 को 8 को जोड़ा, कितना आया? 20। दो राशियां हैं, 20 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 10। और ऑप्शन ए में 10 ही मिलेगा, और हम गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, औसत चाल का सूत्र राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या नहीं होता है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। अब दूरी नहीं दे रखी हो तो ऐसी दूरी मान लो कि जिसमें दोनों चाल का भाग चला जाए। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 किलोमीटर भी मान लोगे तो भी 10/12 समय आ जाएगा, और आते वक्त 10/8 समय आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर जाते, 10 किलोमीटर आते, और समय भी जोड़ देना। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो कि उसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाए? आप ऐसी संख्या मान लो ना कि जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 12 और 8 का लघुत्तम हो गया 24। तो हमने क्या मान लिया? 24 किलोमीटर दूरी मान ली। अब 24 किलोमीटर दूरी बीच की दूरी मानी है, तो आपको घर से विद्यालय भी जाना है, विद्यालय से घर भी आना है। तो हम गलती कहाँ करते हैं कि जो 24 किलोमीटर दूरी मानते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं, आने वाली दूरी को भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, 24 तो जाने में और 24 आने में, तो टोटल 24 + 24 48 होगी, ना कि 24। तो दूरी 24 तो मान लेते हैं, लेकिन कुल दूरी की जगह 24 मत लिखना, क्योंकि कुल दूरी हो जाएगी 24 जाने की और 24 आने की। तो 24 और 24 48। कुल समय ज्ञात करना है, तो जाते वक्त 2 घंटे, आते वक्त 3 घंटे। 2 और 3 कितने? 5 घंटे। 5 का भाग देने के लिए देखो मैंने क्या किया, कैसे पता चला कि जल्दी से 9.6 आ गया? तो किसी भी संख्या में जब 5 का भाग दो तो उसमें 5 का भाग मत दो। तो फिर क्या करें? अगर मैं 5 को 2 से गुणा करूं तो 10 होता है ना।
अब मेरी मर्जी से तो 2 से गुणा कर नहीं सकता, तो अगर मैं नीचे 5 को 2 से गुणा करता हूं तो ऊपर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो किसी संख्या को 2 से गुणा करना आसान है, डबल करना आसान है। 48 का डबल कितना? 96। अब 5 को जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो 10 आएगा। किसी भी संख्या में 10 का भाग देना हो तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो सीधा कर दो 9.6। जैसे मान लो होता 47/5, तो मैं 47 का डबल कर देता 94 और उसमें पॉइंट लगा देता, 94 में यह पॉइंट लगा देता तो कितना आता? 9.4। तो किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो उस संख्या को दुगुना करके फिर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आ गया आपके पास में? 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो थी भाई बेसिक तरीका, और अब आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी बता देता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति समान दूरी अलग अलग चाल से तय करे, जैसे हो सकता है वो यहां से घर से विद्यालय जाए और विद्यालय से वापस घर आए, तो दूरियां समान है। अथवा घर से विद्यालय जाए फिर उतनी ही दूर स्थित मंदिर जाए, तो भी यहाँ पे जितनी दूरी उतनी ही दूरी यहाँ पे। तो जब दूरियां समान हो और उनको अलग अलग चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए, दूरी समान होनी चाहिए, लेकिन पहली दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया और बाद वाली दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, तो ऐसी कंडीशन में औसत चाल जो होती है वो होती है 2xy/x प्लस y। औसत चाल होती है 2xy/x प्लस y। तो आप एक नोट लगा के इसको लिख लीजिए। पहले तो ये सवाल उतार लो, क्लास को रोक लिया करो, उसके बाद में सवाल उतार लिया करो और उसके बाद में लिखेंगे नोट। यदि दो समान दूरियां अलग अलग चाल, यदि दो समान दूरियां अलग अलग चाल क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए, तो औसत चाल बराबर 2xy/x प्लस y। तो औसत चाल बराबर 2xy/x प्लस y। अब लिखेंगे अगला सवाल। लिखेंगे राम कुछ दूरी चार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा उतनी ही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो राम की औसत चाल क्या होगी? तो राम की औसत चाल क्या होगी? सो ट्रिक से कर ले पहले। 2xy/x प्लस y। 2 गुणा x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, बट्टे x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल। ये 5 चौके 20 दूना 40 बट्टे 4 5 9, 9 चौके 36,
हो गया पॉइंट, तो फिर 9 चौके 36, 4.4, फिर से वही 4.444 ऐसे आता रहेगा। अब इसको करते हैं बेसिक तरीके से। तो मान लीजिए कि वह कुछ दूरी तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उतनी ही दूरी तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो दूरी ऐसी मान लो कि जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए, तो 4 और 5 का लघुत्तम कितना होता है 20, तो 20 किलोमीटर दूरी मान लो। अब 20 किलोमीटर दूरी तो ये वाली, और 20 किलोमीटर ही दूरी ये वाली, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी, तो 20 तो यहाँ पे चला और 20 यहाँ पे चला, कितना हो गया 40 बट्टे कुल समय। यहाँ पे कितना समय लगा, तो दूरी है 20, चाल है 4, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल या दूरी भाग चाल। 20 में भाग दिया 4 का, कितने घंटे का समय लगा 5 घंटे का। और यहाँ पे 20 में भाग दिया 5 का, तो कितने घंटे का समय लगा 4 घंटे का। तो ये हो गया समय। तो कुल समय कितना 5 घंटे प्लस 4 घंटे कितना 9 घंटे। 40 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36, लिया पॉइंट, उतारा 0, हो गया 40, 9 चौके 36, 4.44। अब ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर आ जाएगा। औसत चाल है वो भी आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 4.44 किलोमीटर प्रति घंटे। और वैसे सीधा करते तो 4 और 5 को जोड़ा 9, 9 का आधा तो होता है 4.5, और वो गलत हो जाता, जबकि वास्तविक उत्तर है वो 4.5 से कम आ रहा है। ठीक, अब एक सवाल और लिखेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं। लिखेंगे सवाल, ध्यान से सॉल्व करना, गलत मत करना, क्योंकि कई बार जो सवाल टेढ़े दिखते हैं वो सीधे होते हैं। लिखेंगे, गोपाल 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, फिर 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो गोपाल की औसत चाल क्या होगी, 1 मिनट का समय है, सोल्व करके बताइए। क्लास को रोक के सोल्व कर लो, सोल्व कर लिया होगा शायद। अब देखते हैं, देखो आपको ज्ञात करनी है औसत चाल। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी देर की है, तो दूरी एक तो है देखो 25 किलोमीटर, ये तो 5 घंटे में, तो ये क्या है समय है इस बार। और अगली दूरी है 20 किलोमीटर और ये कितने में 2 घंटे में, तो ये भी समय है। तो एक तो दूरी 25 और एक कितनी 20, तो कुल दूरी हो गई 25 प्लस 20 बटे कुल समय। अब इस बार वैसे नहीं करना कि 25 में 5 का भाग देके ज्ञात कर लो, नहीं, समय तो दे रखा है, ज्ञात क्यों करोगे। जब यहाँ पे चाल होती तो हम समय ज्ञात करते दूरी में चाल का भाग देके, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही समय दे रखा है 5 घंटे का समय। दोबारा भाग मत दे देना कि 25 में 5 का भाग दोगे 20 में फिर 2 का भाग दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे समय दे रखा है और यही लिखना है बस, 5 घंटे यहाँ पे
2 घंटे, यहाँ पे 7 हो गए तो 25 और 20 हो गए 45 और बट्टे 7, 7 छिकू 42, बच गए कितने 30, 7 चौके 28, बच गए कितने 2, 7 दूना 14, 6.42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई क्या औसत चाल। तो सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 25 को और 20 को जोड़ के 5 और 2 7 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो कई बार सवाल आसान होते हैं और हम उनको फिर जल्दबाजी में ध्यान नहीं देने की वजह से कैलकुलेशन करके फिर गलत कर देते हैं। अब अगर इसी सवाल में गोपाल 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 1 घंटे पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लग जाता, तो बताओ औसत चाल में क्या प्रभाव पड़ता। तो दूरी तो वही रहती 25 किलोमीटर ये और 20 किलोमीटर ये, लेकिन शुरू में वो कितने घंटे चला 5 घंटे, फिर 1 घंटे विश्राम किया है, वो भी तो यात्रा में ही समय लगा है, और उसके बाद में 4 घंटे 2 घंटे और चला है। तो यहाँ पे 5 घंटे तो चला शुरू में, 1 घंटे कर लिया विश्राम और 2 घंटे चला बाद में। तो अगर बीच में विश्राम कर लिया जाए तो औसत चाल में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप एक तो कंटिन्यू चल रहे थे, एक रुक के चलोगे तो एवरेज भी तो गिरेगा। तो यहाँ पे कुल समय है वो 1 घंटे बढ़ जाएगा और इस कारण से औसत चाल कम आएगी। कितनी आएगी, तो कुल दूरी तो कितनी वही 45, लेकिन कुल समय कितना 5 घंटे और 1 घंटे 6 और 2 8 घंटे। 45 में 8 का भाग दिया तो 8 का भाग कितनी बार चला गया, 8 पंजे 40, बच गया कितना 5, हो गया 50, तो 8 छिके 48, 5.6 घंटे, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। तो देखो एवरेज गिर गया ना, औसत चाल वहां पे कितनी आई थी 6.42, यहाँ पे कितनी आई 5.6। तो अगर बीच में कोई विश्राम करने लग जाए तो वो समय यात्रा में जुड़ जाता है, इस कारण से कुल समय है वो बढ़ जाता है और औसत चाल घट जाती है। ठीक, तो लिखेंगे एक सवाल, रहीम 50 किलोमीटर की दूरी, रहीम 50 किलोमीटर की दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहीम 50 किलोमीटर की दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। फिर पेड़ की छांव के नीचे, फिर पेड़ की छांव के नीचे 1 घंटे का विश्राम करने के उपरांत, फिर पेड़ की छांव के नीचे 1 घंटे का विश्राम करने के उपरांत अगले 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है। अगले 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है। तो यात्रा के दौरान रहीम की औसत चाल, तो यात्रा के दौरान रहीम की औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो मिक्स दे दिया, इधर तो चाल दे दी और इधर समय दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो औसत चाल ज्ञात करनी है, और औसत चाल जब ज्ञात करनी हो तो कुल दूरी में कुल समय का भाग देना होता है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी दिया हो जो चाहिए वो ज्ञात कर लेंगे। कुल दूरी तो 50 किलोमीटर तो ये दूरी, 10 किलोमीटर ये दूरी, तो टोटल कितनी हो गई 60 बटे कुल समय। अब यहाँ पे समय दे रखा है या चाल दे रखी है, चाल दे रखी है, तो इस कंडीशन में आप समय ज्ञात कर लेंगे कितना, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 50, 50 में 12.5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 घंटे का समय यहाँ पे लग गया। 1 घंटा विश्राम कर लिया, 1 घंटा आगे चल लिया, क्योंकि समय तो चाहिए आपको, तो 4 घंटे, 1 घंटा 5 घंटा और 1 घंटा 6 घंटा,
तो कुल मिला के 6 घंटे। कितना आया? 10। क्या आई? चाल। चाल किसमें होती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। औसत चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सवाल कैसा भी पूछ लो, आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, और आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। अब हम देखते हैं कि जब तीन समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की जाए तो वैसी कंडीशन में कोई शॉर्ट ट्रिक होती है या फिर बेसिक से ही करना होता है? बिल्कुल होती है शॉर्ट ट्रिक, 3 चाल के लिए भी होती है, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक सवाल देखेंगे उसके बाद में। लिखेंगे एक सवाल, महेश कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उतनी ही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फिर उतनी ही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो महेश की औसत चाल ज्ञात करें। तो महेश की औसत चाल ज्ञात करें। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला तरीका बेसिक तरीका यह है कि पहले महेश कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, फिर उतनी ही दूरी, तो यहाँ ए से बी तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बी से सी तक लेनी है, दोनों दूरियां बराबर लेनी है। और ये वाली दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, सी बिंदु पर पहुंचता है, फिर उतनी ही दूरी मतलब सी से डी तक भी उतनी ही दूरी लेनी है, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। अब आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। देखो कुल दूरी कितनी है तो पता ही नहीं, तो क्या करेंगे? मान लेंगे। कितना मानेंगे? इतना मानेंगे कि 4 का 6 का 8 का भाग चला जाए, तो 4 6 और 8 का लघुत्तम कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? 24। तो हम दूरी मान लेंगे 24। तो 24 किलोमीटर तो ये, 24 किलोमीटर ये, और 24 किलोमीटर ये, तीनों अलग अलग बार 24 किलोमीटर माननी पड़ेगी, क्योंकि 24 में 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 24 प्लस 24 बट्टे कुल समय। अब यहाँ पे कितना समय लगेगा? तो 24 किलोमीटर 4 की रफ्तार से तो 6 घंटे का समय लगा भाई। 24 में 4 का भाग चला गया 6 बार, फिर यहाँ पे कितना समय लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे 8 3 24, तो कितना घंटे का समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। तो कुल समय कितना? 6 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 3 घंटे, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 टोटल हो गया 13, और ये 24 दिए 72 बट्टे 13। 72 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, और फिर बच गया कितना? 7 पॉइंट लगाया तो हो गए कितना? 70, तो 5.5 के लगभग आ जाएगा। ठीक, उत्तर किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटे में आया। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया भाई किससे? बेसिक से। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो कैसे होती है? तो देखो ऐसे होती है,
लिख लो। अगर तीन समान दूरियां अलग अलग चाल, अगर तीन समान दूरियां अलग अलग चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो औसत चाल बराबर। देखो पिछली बार से कंपेयर करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पिछली बार दो चाल थी ना, तो 2xy बट्टे x प्लस वाई था। इस बार देखो पिछली बार 2 थी तो यहाँ सूत्र में कितना आया 2, फिर दोनों चालों का गुणनफल आया। इस बार कितनी चालें हैं 3, तो सूत्र में आ जाएगा 3 चालें तो तीनों का गुणनफल आ जाएगा बट्टे में। पिछली बार 2 थी तो एक एक का जोड़ आ गया, एक चाल फिर दूसरी चाल। इस बार 3 चालें हैं तो दो का गुणनफल आ जाएगा, उनका जोड़ आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गई औसत चाल की ट्रिक। ठीक, इसकी बजाय तो बेसिक से कर लेना, फायदे में रहोगे, क्योंकि इसमें भी उतना ही टाइम लग जाएगा। अब इस सवाल को करते हैं। इसमें चाल क्या थी 4, 6 और 8, तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और बट्टे में दो का गुणनफल 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 कितना हो गया 24 प्लस 4 गुणा 8 32 प्लस 6 गुणा 8 48, ये हो गया 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 बट्टे 24 और 48 हो गए 72, 72 में 32 जोड़ना है तो हो गए 76 और 30 हो गए 104। काटा पीटी करते हैं। 104 में 4 का भाग जाता है कितनी बार 26 बार। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 13 बार। अब कटेगा नहीं तो 8 दिए 24, 24 दिए 72 बट्टे 13 और कुछ बचा नहीं 72 बट्टे 13। देखो यहाँ पे भी कितना आया था 72 बट्टे 13, तो वही आएगा 5.5। तो उत्तर तो दोनों से सेम आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो ये रही भाई, और नहीं चाहिए तो बेसिक तरीके से कर लेना, सवाल सरल हो जाएगा।